हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जोरावर क्लासेस। और आज हम फिर से आ गए हैं सीडीपी की क्लास लेकर आपके 10 टॉप क्वेश्चंस तो नहीं कहूँगी क्योंकि एक ही टॉपिक पर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। और इसमें हम पियाजे और वाइगोत्स्की को कवर कर रहे हैं, ठीक है। अभी और वीडियोस जो हैं आपको इसी पर मिलेंगी, 3-4 और वीडियोस पियाजे और वाइगोत्स्की के क्वेश्चन से लिए हैं। और कुछ 1-2 चीजें मुझे आपको बतानी थी क्योंकि पहली 4 वीडियोस मैं ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुकी थी, स्टार्टिंग में ही रिकॉर्ड करके रख दी थी मैंने वो वीडियोस, ठीक है। तो अभी ये आपके रिस्पॉन्स देखने के बाद ये पहली वीडियो है जो मैं बना रही हूँ, ओके। तो सबके कमेंट्स नहीं पढ़ पाती हूँ क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है, टाइम स्केड्यूल बहुत ज्यादा फिक्स्ड है और मैं कहूँगी टाइम बहुत मुश्किल से निकल रहा है। थोड़ा थोड़ा टाइम भी बहुत कीमती, अपने लिए भी टाइम नहीं मिल रहा है, मतलब चीजें इस तरह की हो रही हैं, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, वो तो एक बिजी रहना इंसान को होना चाहिए, वर्कोहॉलिक होना चाहिए, वर्कोहॉलिक कह सकते हैं ना, तो काम करते रहना चाहिए। तो गाइस 1-2 चीजें मुझे आप लोगों को कहनी थी कि जो कुछ बच्चे कह रहे हैं कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के मैम बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप तो सीटेट के क्वेश्चन उठा रहे हो, आप केवीएस के नाम पे सीटेट की तैयारी करवा रहे हो, जो भी आप लोगों के रिस्पॉन्सेज है, मैं कोई फालतू कमेंट नहीं करूंगी इस चीजों पर, इन चीजों पर, मतलब मुझे आदत भी नहीं है ना मैं करती हूँ। मैं बस इसमें आपको एक चीज क्लियर करना ये चाहती हूँ अपनी तरफ से कि देखो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज अ वेरी इजी टॉपिक, ठीक है, बहुत इजी टॉपिक है, इस पर आपको ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन मिलेंगे नहीं, ठीक है। और जहां तक सीटेट की बात है या जहां तक एचटेट की बात है, ऐसा नहीं है कि इनमें जो क्वेश्चंस आते हैं बिल्कुल वेस्ट होते हैं या फिर आपने क्लियर कर लिया है तो आपको इस टाइप का कुछ भी देखने को आगे नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। देखो मैंने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टॉपिक उठाया तो मेरा एम क्या था कि मैं जितने भी आज तक के एग्जाम आए हैं उसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के जितने क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको कराऊं, ठीक है। मोटिव मेरा ये था, मेरी तरफ से कोई गलत इंटेंशन नहीं थी कि मैं बहुत आसान क्वेश्चन करा के लो भाई चलो हो गया काम, ये मेरा मोटिव नहीं है। मोटिव ये है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में जितने क्वेश्चन बनते हैं उतने कराए जाएं या फिर जितने पूछे गए हैं उतने कराए जाएं, ठीक है। तो मैंने सीटेट के पेपर्स देखे, मैंने एचटेट के पेपर्स देखे, तो मेरे को लगा कि भाई ये क्वेश्चन है, ठीक है। हालांकि मैंने 30 ही क्वेश्चन कराए हैं, आगे आपको और भी देखने को मिल सकते हैं जब हम मिक्स्ड क्वेश्चन की सीरीज लेंगे या कंसेप्ट लेंगे, है ना। तो मतलब अभी ये टारगेट नहीं है कि भाई मैं 60 के 60 क्वेश्चन ले लूं, 60 के 60 डिफिकल्ट बना दूं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। और क्वेश्चन फ्रेम करने में आपको क्या लगता है, थोड़ा सा वक्त लगता है। ये आपको डेली वीडियो मिल रही है, ये इसी से मिल रही है क्योंकि मैं पिछले पेपर्स के क्वेश्चन आपको उठाकर दे रही हूँ, ठीक है, वो सोल्व करा रही हूँ, बेसिकली आपके कंसेप्ट थोड़े से क्लियर हो जाएं, ठीक है। पहली चीज तो ये, और ये बहुत इजी टॉपिक है, इतना मुश्किल नहीं है। अब जो आप आगे पियाजे वाइगोत्स्की पढ़ेंगे तो इसमें देखेंगे आपके क्वेश्चंस में कितनी वेरिएशंस आपको मिलेंगी, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि जो आपका एग्जाम आता है ऑब्वियसली उसका लेवल थोड़ा सा हाई होता है, लेकिन अगर केवीएस में भी आपके 20 क्वेश्चन आ रहे हैं सीडीपी के तो मान के चलो कि 10 तो इजी ही आते हैं, मतलब अकॉर्डिंग टू मी 10 आपको इजी ही मिलेंगे जो हर बच्चा कर पाएगा जिसने थोड़ी बहुत भी सीडीपी पढ़ी है। और 10 क्वेश्चन आपको थोड़े से डिफिकल्ट मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि यही मेरिट तय करते हैं, मतलब हर सेक्शन में कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो थोड़े डिफिकल्ट होते हैं और ऑब्वियसली यही मेरिट तय करते हैं। और यहाँ पर जो कमिटी बैठती है जो इन पेपर्स को बनाती है, वैसे तो केवीएस का पेपर सीबीएसई लेती है, ठीक है, तो सीबीएसई में अपनी एक एक्सपर्ट कमिटी होती है एंड आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, मैं बस आपकी हेल्प कर रही हूं, मेरा मोटिव सिर्फ आपको हेल्प करना है और ये है कि मैं अपनी तरफ से जितना हो सके मैं करूं। तो गाइज मैं बहुत मेहनत करती हूं आप लोगों की ढूंढने के, क्वेश्चंस ढूंढ के फिर उनको कंपाइल करना, उनको टाइप करना, ठीक है, और डिवाइड करना, ऑप्शन सेट करना, मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये मत सोचेगा कि मैं बहुत आसान क्वेश्चन ले रही हूँ, जानबूझकर ले रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आगे आपको क्वेश्चन में वेरिएशंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। आई होप कि इससे थोड़ी बहुत चीजें क्लियर हुई होंगी। और ठीक है, आप क्रिटिसाइज कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस अपना जो वे ऑफ टॉकिंग है वो थोड़ा डिसेंट रखिए, अदरवाइज नो प्रॉब्लम, ठीक है। और भाई एक व्हाट्सएप नंबर है 8638008832, ठीक है। ये व्हाट्सएप नंबर जो है अंकित सर ने बनाया हुआ है, तो आप इस पर व्हाट्सएप अपना नाम लिख के व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको ऐड कर दिया जाएगा। बस अपना काम कर दो कि मैसेज कर दो, कई बार टाइम नहीं होता है तो देख नहीं पाते हैं 2-3 दिन तक, बट स्टिल ये करेंगे, ठीक है। तो आप नंबर जरूर अपना मतलब नाम लिखकर और नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज जरूर कर देना, ठीक है। अब जहां तक कंसेप्ट वगैरह की बात है कि आप थ्योरी नहीं करा रहे हो, जो भी है तो हम लोग उस पर प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है। अभी चीजें उस तरह से नहीं आउटपुट निकल पा रहा है, मतलब हम इनपुट बहुत ज्यादा दे रहे हैं चीजों में, ठीक है, प्लानिंग कर रहे हैं, तो इन चीजों में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अभी जो कर रहे हैं कंटिन्यू, उसके साथ आप भी कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि ज्ञान आईक्यू जो है, यहाँ पर भी मैं क्लासेस लेती हूँ, ठीक है। ज्ञान आईक्यू जो है ये मैंने ही क्रिएट किया था, ये चैनल बेसिकली उससे नहीं किया था कि भाई मैं इसको बहुत ज्यादा प्रमोट करूंगी या जो भी है व्हाटएवर, ठीक है। लेकिन
मतलब ये है कि जितना हो सकता है मैं यहाँ पर भी एफर्ट कर रही हूँ। सीडीपी की क्लासेस अगर आपको देखनी है आप यहाँ से भी देख सकते हैं, मतलब और भी क्लासेस है, देख लेना। अगर आपको अच्छा लगे तो आप थोड़ी हेल्प आप यहाँ से भी ले सकते हैं। ज्ञान IQ यूट्यूब चैनल है, ठीक है, इसको देख सकते हैं आप। मतलब सीडीपी की क्लासेस भी लेती हूँ, प्लस करंट वगैरह काफी चीजें देखती हूँ, तो आप लोगों को जो ठीक लगे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो जो लोग कह रहे हैं कि हमें तो मैडम कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहे हैं, कंसेप्ट कराओ, जो भी है, तो मतलब बहुत कुछ चल रहा है और मतलब हमारी भी लाइफ बहुत ज्यादा बिजी चल रही है। मैं आपको बताऊं तो बहुत टाइट शेड्यूल रहता है, तो गाइस थोड़ा सा हम भी प्लानिंग कर रहे हैं। प्लीज गिव अस सम टाइम, हमें भी कुछ टाइम दीजिए। हमने भी स्टार्ट ही किया है, हम सोच रहे हैं किस तरह से हम कर सकते हैं आगे और आप लोगों के बेटरमेंट के लिए, ठीक है। तो बस यही 2-3 बातें कहनी थी, और आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसे कीजिए, ठीक है, क्योंकि अपना भला आपसे ज्यादा कोई नहीं समझ सकता है। ओके, मतलब हम कहते हैं ना कि इंसान जो है वो सेल्फिश होता है, लेकिन सेल्फिश में अपनी केयर करना इज नॉट सेल्फिश, मैं कहूंगी, ठीक है। तो आप लोग अपना जो भला है वो सोचिए, और आप सोचिए खुद ही कि आप अपना भला किस तरह से कर सकते हैं। उसमें आपसे बेटर मुझे लगता है कोई और नहीं बताएगा, या आपके पेरेंट्स बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इन्हीं ज्ञान की बातों के साथ थोड़ा सा आज की सीडीपी की क्लास स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा लंबी हो गई, खैर कोई बात नहीं, कुछ चीजें क्लियर करना बहुत जरूरी थी। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ नॉलेज वाज नॉट प्रपोज्ड बाय पियाजे, ठीक है। तो कौन सी नॉलेज जो है पियाजे के द्वारा नहीं बताई गई है, ठीक है। किस प्रकार का ज्ञान पियाजे द्वारा प्रस्तावित नहीं किया गया था, इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। और मैं बार बार नहीं कहूंगी कि आंसर करो आंसर करो, आप लोग समझदार हो ही आंसर करते भी हो, मैंने देखा है काफी अच्छा रिस्पॉन्स रहता है, तो आंसर आप साथ साथ कर दिया करो, ठीक है। तो देखिए सोशल नॉलेज, मैथमेटिकल नॉलेज, फिजिकल नॉलेज एंड लिंग्विस्टिक नॉलेज, ठीक है। अब देखो पियाजे जिसको मैं कहूंगी वो साइकोलॉजी के महारथी कह सकते हैं हम इनको, है ना। इनके बिना हमारी साइकोलॉजी पूरी है ही नहीं, मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट सोच भी नहीं सकते हैं। तो इन्होंने 3 तरह की नॉलेज की बात करी थी, इनमें से एक जो है वो नॉलेज नहीं है, तो वो आपको आंसर करना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। यानी कि लिंग्विस्टिक नॉलेज की बात जो है पियाजे ने नहीं करी थी। उन्होंने बेसिकली 3 तरह की नॉलेज की बात करी थी, सोशल नॉलेज, मैथमेटिकल नॉलेज एंड फिजिकल नॉलेज। एंड दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन DSSB एग्जाम, PRT एग्जाम, ठीक है, DSSB PRT एग्जाम। तो ये मैंने नहीं बनाया है, ओके। तो ये क्वेश्चन जो है DSSB PRT एग्जाम में पूछा गया था, और मतलब मैं कहूंगी कि थोड़ा सा फंसाने वाला क्वेश्चन ये था कि काफी लोगों ने इसका आंसर किया होगा सोशल नॉलेज, ठीक है। काफी लोगों ने इसका आंसर किया होगा सोशल नॉलेज। क्यों किया होगा? क्योंकि आपको लगता है कि सोशल कल्चरल जो थ्योरी है वो तो वाइगोत्स्की की है ना, पियाजे ने तो बोला ही नहीं है सोशल के बारे में। लेकिन अगर आप लोग ये सोच रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल गलत हैं। पहली चीज, पियाजे ने लैंग्वेज को जो है बिल्कुल कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं दी थी। उनके अकॉर्डिंग जो लैंग्वेज है वो हमारी थिंकिंग प्रोसेस को डेवलप नहीं करती है, बल्कि हमारा थिंकिंग प्रोसेस जो है वो लैंग्वेज को डेवलप करता है। ये कहना था पियाजे का, ठीक है, कि हमारे जो विचार हैं वो हमारी भाषा को समृद्ध बनाते हैं, हमारी भाषा जो है वो विचारों को समृद्ध नहीं बनाती है, ये पियाजे ने कहा था। तो ऑब्वियसली लिंग्विस्टिक नॉलेज तो आप यहीं से एलिमिनेट कर सकते हैं। सोशल नॉलेज की जहां तक बात है, देखिए मैथमेटिकल नॉलेज और फिजिकल नॉलेज की तो ऑब्वियसली पियाजे बात करते हैं, है ना। मैथ्स की बात करते हैं, वो पूरा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की बात करते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल में। फिर फिजिकल वर्ल्ड की बात करते हैं कि उसके साथ जो है बच्चा इंटरेक्ट करेगा अपने आसपास की चीजों के साथ, अपने आसपास की होने वाली घटनाओं के साथ, लोगों के साथ, तो वो नॉलेज क्रिएट करता है। जहां तक सोशल नॉलेज की बात है, इसमें पियाजे ने पीयर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट बताया था। यानी कि बच्चे के जो सहकर्मी होते हैं, या सॉरी सहकर्मी बोल रही हूँ, मतलब जो उसके साथी होते हैं, ठीक है, उसके जो साथी होते हैं, साथ पढ़ने वाले हो सकते हैं, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और ये सोशल नॉलेज जो है वो इन्हीं से सबसे ज्यादा मिलती है अकॉर्डिंग टू पियाजे, ठीक है। मतलब सोसाइटी का उन्होंने एज एन इंपॉर्टेंट रोल नहीं बताया था, लेकिन ये जरूर कहा था कि सोसाइटी में रह के, पीयर्स के साथ रह के जो है लगातार जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं, उनके थ्रू जो है बच्चा जो है अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है, ओके। तो सोशल नॉलेज की भी उन्होंने बात की है, मैथमेटिकल नॉलेज की भी बात की है, फिजिकल की भी बात की है, बट लिंग्विस्टिक नॉलेज की बात उन्होंने नहीं की है। रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आंसर। तो सेकंड क्वेश्चन है, एट विच स्टेज ऑफ पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी चिल्ड्रन डेवलप एनिमिस्टिक थिंकिंग, ठीक है। टर्म पे फोकस करना भाई, जो की टर्म्स होती है ना उन पे आपको फोकस जल्दी से जल्दी करना होता है। और मैं तो ये कहूंगी कि मेरे पढ़ने से पहले फटाफट क्वेश्चन जो है पढ़ के आंसर करो, ताकि आपकी जो स्पीड है उसमें सुधार आए। और नेक्स्ट है, मतलब पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के किस स्तर पर बच्चों में वैचारिक सोच, एनिमिस्टिक थिंकिंग का जो एग्जैक्ट हिंदी है वो मुझे नहीं पता है, लेकिन थिंकिंग का तो मतलब तो विचार ही होगा। एनिमिस्टिक मतलब होती है बनावटी, कह सकते हैं आप एक तरह से, है ना। वैचारिक सोच है जो सिर्फ विचारों तक ही सीमित है, मतलब इस तरह की सोच है, ठीक है। वो विकसित होती है कौन से
स्टेज में। ये है बेसिकली मतलब एनिमिस्टिक थिंकिंग, इस टर्म को याद कर लो बस आप। तो फर्स्ट है सेंसरी मोटर, मतलब चारों स्टेजेस जो है पियाजे की यहाँ पर लिखी हुई हैं, तो इनमें तो कोई कंफ्यूजन खैर आपको होगा ही नहीं, क्योंकि आप लोग सी टेट करके आए हैं, एच टेट करके आए हैं, तो मैं मानकर चल रही हूँ कि आप लोगों को पियाजे की 4 स्टेजेस के बारे में पता ही होगा कि 4 स्टेजेस इन्होंने दी थी। ठीक है, तो एनिमिस्टिक थिंकिंग क्या कहती है, मतलब क्या होता है एनिमिस्टिक थिंकिंग? देखिए, एनिमिस्टिक थिंकिंग का मतलब है कि बच्चों को ये लगता है कि जितनी भी हमारी बेजान चीजें हैं, ठीक है, बेजान या फिर मैं कहती हूं कि निर्जीव चीजें हैं, उनमें जान होती है। जैसे कि मान लीजिए एक डॉल है किसी बच्चे के पास, ठीक है, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, तो डॉल को जो है बच्चा खुद भी खाना खाता है, तो वो डॉल को भी फीड कराता है, ठीक है, उसको लगता है कि मेरी गुड़िया को भी भूख लगी है। अगर मम्मी बच्चे की कॉम कर रही है ना, तो बच्चा जो है अपनी डॉल को भी कॉम करता है, उसको भी कंघी करता है, ठीक है, उसको भी कपड़े पहनाता है, उसको भी नहलाता है या नहलाती है। ठीक है, ये क्यों करता है बच्चा? क्योंकि बच्चे को ये लगता है कि ये जो डॉल है इसमें जान है, हमारी तरह ये भी खाना खाती है, इसको भी हमें नहलाने की जरूरत है, इसको भी हमें कपड़े पहनाने की जरूरत है। तो ये जो सोच है, दिस इज कॉल्ड एनिमिस्टिक थिंकिंग, कि भाई जो निर्जीव चीजें होती हैं उनमें भी जान होती भी है, वो भी हमारी तरह खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं, भागते हैं, सब करते हैं। तो बच्चे कौन सी स्टेज में ऐसा सोचते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ओके, थोड़ा सा मैं स्पीड पर काम कर रही हूँ, वैसे मेरी नेचुरल स्पीड इतनी ज्यादा है कि मैं बहुत फास्ट बोलती हूँ, लेकिन आप लोगों के 1-2 कमेंट आए थे कि स्पीड थोड़ा स्लो करूँ, तो आई एम जस्ट ट्राइंग। ठीक है, तो यानी कि इस थिंकिंग को हम क्या कहते हैं? एनिमिस्टिक थिंकिंग। ठीक है, तो प्री ऑपरेशनल में बच्चा, जो आपका 2 से 6 साल तक का बच्चा होता है, आपको पता है कि वो कितना ज्यादा अपने खिलौनों से लगाव रखता है, उसके हाथ में डॉल होती है या एनिमल्स की छोटे छोटे आप वो दे दोगे उसको, पिक्चर्स नहीं, अगर मैं खिलौने की बात करूं वो दे दोगे, तो आप देखोगे जो काम उसके साथ उसकी मम्मी कर रही है या उसके घर वाले कर रहे हैं, वो सेम काम उनके साथ कर रहा है। अगर उसने किसी को मारते हुए देखा है ना, तो वो अपनी डॉल को या अपने खिलौने को भी मारेंगे कि हाँ भाई इसने मारा था तो मैं भी मार सकता हूँ इसको। ठीक है, मतलब उनको लगता है कि इन बेजान चीजों में भी जान है, एंड दिस इज कॉल्ड एनिमिस्टिक थिंकिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। आज थोड़े से फिर मैंने लेवल हाई भी कर दिया, मतलब कुछ क्वेश्चंस मैंने आधा पौना घंटा लगा के फ्रेम किए कि चलो ये क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से बनाती हूँ, एंड दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम माय साइड। ठीक है, मैंने खुद बनाया है क्वेश्चन, तो आप देखते हैं कितने बच्चे इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट पियाजे। ठीक है, पियाजे के बारे में ये स्टेटमेंट कौन सी इनमें से गलत है? ठीक है, जो मतलब पियाजे के अकॉर्डिंग ठीक नहीं है, मतलब पियाजे ने जो कहा था उसके उनके विचारों से नहीं मिलती है। तो फटाफट इसका आंसर कीजिए मुझे। ही वॉज मोर इंटरेस्टेड इन अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस थिंकिंग देन इन गाइडिंग टीचर्स। ठीक है, वे बच्चों की सोच को समझने में ज्यादा रुचि रखते थे, ना कि शिक्षकों के मार्गदर्शन देने में। नेक्स्ट, ही डिफाइंड डेवलपमेंट एज द एक्टिव कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। तो उन्होंने कहा था कि जो विकास है उसका मतलब ही है कि उसमें एक्टिव कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज होता है, सक्रिय रूप से जो है हम निर्माण करते हैं ज्ञान का। नेक्स्ट है कि लैंग्वेज डेराइव्स थॉट, कि लैंग्वेज जो है वो विचारों को उत्पन्न करती है। ठीक है, और नेक्स्ट है मतलब विचार जो है भाषा से निकलते हैं। और नेक्स्ट है ही डिफाइंड लर्निंग एज द पैसिव फॉर्मेशन ऑफ एसोसिएशन। उन्होंने सीखने मतलब लर्निंग जो है, सीखना जो है एक तरह से पैसिव है, वो एक निष्क्रिय प्रक्रिया कह सकते हैं अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं। ठीक है, वो एक्टिव प्रोसेस नहीं है बल्कि वो निष्क्रिय है। ठीक है, तो चलो आंसर करो फटाफट। आई एम श्योर कि वैसे इस क्वेश्चन का आंसर जो है ना मैं पहले ही इसी वीडियो में आपको बता चुकी हूँ, अगर किसी ने फोकस किया होगा तो। ठीक है, और अगर किसी ने ध्यान नहीं दिया तो शायद वो गलत ही करेगा या करेंगी। ठीक है, तो देखो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्यों होगा? मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि पियाजे ने ये बोला था कि जो हमारे थॉट्स है ना वो लैंग्वेज को डिराइव करते हैं, लैंग्वेज डिराइव नहीं करती थॉट्स को। उन्होंने कहा था कि एक तो लैंग्वेज का इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, ये पियाजे कहते थे। ठीक है, दूसरी चीज उन्होंने कहा था कि पहले विचार आते हैं दिमाग में, उसके बाद भाषा डेवलप होती है। भाई आप जो भी बोल रहे हो, सपोज मैं कुछ बोल रही हूँ, मैं अभी आपके सामने कुछ बोल रही हूँ, इससे पहले ही ये चीज मेरे दिमाग में आ चुकी है। ठीक है, मेरे दिमाग में आ जाती है, उसके बाद ही मैं इस लैंग्वेज को प्रोड्यूस कर रही हूँ जो भी मैं बोल रही हूँ। तो उनका मतलब ये था कि पहले विचार आते हैं उसके बाद लैंग्वेज आती है, तो यानी कि विचार से भाषा निकली है, ना कि भाषा से विचार निकले हैं। ठीक है, तो ये कहने का मतलब था, इसलिए ये सी ऑप्शन जो है इसका
करेक्ट ऑप्शन होगा। अगर आपको इन ऑप्शंस में कंफ्यूजन है तो मैं इनको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ही वॉज मोर इंटरेस्टेड इन अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस थिंकिंग देन इन गाइडिंग टीचर्स। उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि आप टीचर्स को गाइड करो, उनका हमेशा से फोकस बच्चों पर था कि बच्चों की जो थिंकिंग है उस पर फोकस करो, ठीक है, बच्चा क्या सोच रहा है इस पर ज्यादा इंटरेस्टेड थे वो। और चाइल्ड सेंटर्ड या फिर कंस्ट्रक्टिव अप्रोच ही यही कहती है कि आपको बच्चे पर फोकस करना है, मतलब बार बार आपको टीचर को गाइड नहीं करना है, आप बच्चे को गाइड कीजिए ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, और आप जितना उसको गाइड करेंगे वो उतना ही ज्यादा एक्टिव प्रोसेस में लग जाएगा अपने ज्ञान के निर्माण में, ठीक है। तो ये उनका कहना था। दूसरी चीज है ही डिफाइंड डेवलपमेंट एज द एक्टिव। उन्होंने डेवलपमेंट को जो है एक्टिव प्रोसेस माना था कि जो बच्चे की डेवलपमेंट हो रही है ना, वो बच्चा अपने आप कंस्ट्रक्शन कर रहा है, वो चीज बहुत एक्टिव है, वो बहुत सक्रिय रूप से काम करती है, ठीक है। और अगर मैं इस प्रोसेस की अगर आपने पैसिव देखकर आंसर ये लगाया है तो मैं आपको बता दूं कि उन्होंने लर्निंग, उसने सीखने को जो है वो उन्होंने एक निष्क्रिय प्रक्रिया बताया था। ये एक चीज है कि उन्होंने डेवलपमेंट को जो है एक्टिव बताया था, लेकिन जो लर्निंग है उसको उन्होंने निष्क्रिय बताया था, ठीक है, कि लर्निंग अपने आप में निष्क्रिय है, लेकिन जो डेवलपमेंट है ना, ये इस लर्निंग को बढ़ावा देती है, तब जाके लर्निंग होती है। मतलब पहले जो है बच्चा कॉग्निटिवली डेवलप होता है, वो उन चीजों को समझने में सक्षम बनता है, और उसके बाद उसकी लर्निंग होती है। दैट मीन्स कि लर्निंग को बूस्ट अप किससे मिल रहा है? डेवलपमेंट से मिल रहा है, यानी कि विकास से मिल रहा है, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन था, ठीक है। आई होप कि इसमें से काफी चीज आपको नई जानने को मिली होगी, बिकॉज देखो पियाजे जो है ना, पियाजे के बारे में तो मतलब मैंने काफी डीप में पढ़ा है, लेकिन बात ये नहीं है कि आपने कितना पढ़ा कितना नहीं, मतलब मैंने देखा है कि बुक्स में नॉर्मली इतना होता नहीं है, लेकिन मैं आपको कहूंगी अगर आप बेटर अपनी थिंकिंग करना चाहते हैं तो आप लोरा इबर्ग और अनीता वुल्फ जरूर पढ़ें। मतलब अगर आप पढ़ सकते हैं तो बहुत मोटी किताबें हैं। खैर जब मैं BEd कर रही थी तो हमारी तो कोर्स की बुक थी ये, तो मुझे फॉलो करनी ही करनी थी, इसलिए मैंने इसको कम से कम 2-3 बार पढ़ा है दोनों बुक्स को, तो इसलिए थोड़ी सी डीप थिंकिंग हो गई है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज बहुत ज्यादा ज्ञान की बातें हो गई है ना, क्वेश्चन पे जरा कम ध्यान तो नहीं दे रही हूं मैं बता देना मुझे। Who believed that all higher order mental processes such as reasoning and प्रॉब्लम सॉल्विंग आर मीडिएटेड बाय साइकोलॉजिकल टूल्स, ठीक है। ये किसने बोला था कि जितने भी हमारे हायर मेंटल प्रोसेस होते हैं, जितने भी हमारे जैसे तर्क हो गया, समस्या को हल करने जैसी सभी उच्चतर मानसिक प्रक्रियाएं, देखो पहले तो ये जान लो कि जितने भी ये हायर ऑर्डर मेंटल प्रोसेस होते हैं ना, इसमें टॉप पर मिलेंगे आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड रीजनिंग। कई बार क्वेश्चन यही हो जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा हायर ऑर्डर मेंटल प्रोसेस नहीं है या फिर है, तो याद रख लो कि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग और रीजनिंग है ये हायर मेंटल प्रोसेसेस में आते हैं, ठीक है, कॉग्निटिव प्रोसेसेस में। तो फटाफट इसका आंसर करो फटाफट कि कौन मानता था कि ये सब चीजें जो है मनोवैज्ञानिक उपकरणों द्वारा मध्यस्थता की जाती है, ठीक है। थोड़ी हिंदी में दिक्कत हो जाती है, स्लिप ऑफ टंग, तो फटाफट आंसर करो। वही है, ऑब्वियसली मैं पियाजे वाइगोत्स्की पर बना रही हूं, तो आप लोगों को इतना तो पता चल गया होगा कि ए और बी में से आंसर है ना, ये तो आपने एलिमिनेट कर दिए होंगे। तो देखो ये कहा था आपके वाइगोत्स्की ने, ठीक है, मतलब वाइगोत्स्की जी ऐसा मानते थे कि ये जो हमारे जो हायर मेंटल प्रोसेसेस होते हैं, जैसे रीजनिंग हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, ये हमारे जो साइकोलॉजिकल टूल्स होते हैं ना, इनके थ्रू मीडिएटेड किए जाते हैं। मीडिएटर इसमें साइकोलॉजिकल टूल्स होते हैं। वाइगोत्स्की ने लैंग्वेज टूल्स, मतलब एक तरह से मैं कहूँ तो कल्चरल टूल्स की बात की थी, ठीक है, सांस्कृतिक टूल्स हम कह सकते हैं इनको। इन कल्चरल टूल्स में दो तरह की कैटेगरी उन्होंने बताई थी, एक तो थे हमारे साइकोलॉजिकल टूल्स, ठीक है, बड़ा नहीं लिखूंगी, राइटिंग थोड़ी वैसे भी गंदी है। उसके बाद थे एक लैंग्वेज टूल्स, इनके थे, मतलब एक टेक्निकल टूल थे, ठीक है, टेक्निकल टूल्स और एक साइकोलॉजिकल टूल्स, ठीक है। तो साइकोलॉजिकल टूल्स में आपके लैंग्वेज टूल्स भी आते हैं, इसमें आपका नंबर सिस्टम भी आता है, इसमें आपका जो है मतलब जो आपका ये सिंबॉलिक सिस्टम है जिसमें ABCD और मतलब लैंग्वेज है, वो सारा साइकोलॉजिकल टूल्स में आता है, ठीक है। और उन्होंने कहा था ऑब्वियसली जो वाइगोत्स्की का मेन फोकस था वो लैंग्वेज पर था, ठीक है, तो उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल टूल तो लैंग्वेज को ही माना था, ठीक है। तो लैंग्वेज आपकी साइकोलॉजिकल टूल्स का पार्ट है। और टेक्निकल टूल्स में आपके हो गए जैसे कंप्यूटर है, जैसे लैपटॉप है, मोबाइल फोन्स है, मतलब जिन टेक्नोलॉजीज से मतलब सपोज ना जैसे हम वेस्टर्न कल्चर में जाएंगे तो वहां पर इन चीजों का बहुत ज्यादा चलन है, मतलब हर घर में आपको टैब, फोन ये सब मिलेगा। लेकिन अगर मैं इंडियन कल्चर की बात करूं तो हर चीज टेक्निकल नहीं है, है ना। गांव, आज भी इतने गांव हैं जिनको टेक्नोलॉजी से दूर दूर तक लेना देना नहीं है, तो कल्चर जो है डिपेंड करता है इन टूल्स के ऊपर। तो ये कल्चरल टूल्स में इनके टेक्निकल टूल्स भी आते हैं और साइकोलॉजिकल टूल्स भी आते हैं, जिनको हम मनोवैज्ञानिक टूल्स कह सकते हैं और इनको टेक्निकल को हम कह सकते हैं तकनीकी टूल्स, ठीक है। तो ये बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, एट विच स्टेज ऑफ पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी चिल्ड्रन स्टार्ट डेफर्ड इमिटेशन।
तो मतलब कौन सी पियाजे की डेवलपमेंट की थ्योरी है जहां पर बच्चे जो है डेफर्ड इमिटेशन करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, ये आपको बताना है, मतलब शुरू कर देते हैं स्टेज से, ठीक है। तो फटाफट बताइए, अगर आपको डेफर्ड इमिटेशन का मतलब पता है तो शायद आप इस क्वेश्चन का आंसर जो है आराम से कर सकते हैं। देखिए डेफर्ड इमिटेशन होते क्या है, जब कोई बच्चा है, सपोज एक बच्चा है, उसके सामने उसकी मम्मी, मैं मम्मी से एग्जांपल लूंगी क्योंकि मम्मी ज्यादा करीब होती है। सपोज मम्मी सामने नहीं है, ठीक है, मम्मी के पीछे से जो है, सपोज मम्मी दूसरे कमरे में चली गई, ठीक है, और बच्चे से कोई पूछता है कि मम्मी कैसे करती है, मम्मी किस तरह का बिहेवियर करती है, मम्मी कैसे हंसती है, मम्मी कैसे रोटी बनाती है, इस तरह की चीजें पूछे, तो बच्चा जो है इस मम्मी के बिहेवियर को याद रखता है और इमिटेट भी कर सकता है, मतलब वो दर्शा भी सकता है, एक्टिंग करके दिखा सकता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड डेफर्ड इमिटेशन। मतलब उन मॉडल्स कह सकते हैं ना, जिनको रोल मॉडल बच्चा मानता है। मॉडल्स मतलब क्या होते हैं, आपके सामने जिनको आप कॉपी कर सकते हो, है ना, जिनके बारे में आप एक्टिंग करके दिखा सकते हो, जिनको आप याद कर सकते हो, जिनके बारे में आपको सोचना अच्छा लगता है कि हाँ भाई मैं इसकी एक्टिंग करूंगा, जो भी है इस तरह से। तो बच्चों के लिए ये मॉडल जो है, इनका बिहेवियर जो है, इसको याद रखना और इसको कॉपी करना, जब ये मॉडल उनके सामने प्रेजेंट ना हो, ठीक है, तो उस चीज को बोलते हैं डेफर्ड इमिटेशन, ठीक है। तो मम्मी यहां पर थी नहीं उसके सामने, लेकिन स्टिल अगर उसने किसी ने उससे पूछा कि मम्मी कैसे रोटी बनाती है, तो बच्चा आपको बता देगा कि हाँ ऐसे मम्मी रोटी बनाती है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड डेफर्ड इमिटेशन। तो ये कौन से स्टेज में शुरू कर देता है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, सेंसरी मोटर, ठीक है। और ये सेंसरी मोटर स्टेज में जो है बच्चा स्टार्ट कर देता है, हालांकि चलता ही यहां तक है, प्री ऑपरेशनल तक चलता है। ऑब्वियसली बच्चे एक्टिंग करना मतलब करते ही हैं, 3 साल का बच्चा 3-4 साल तक तो लगातार वो एक्टिंग करते ही करते हैं, लेकिन जो है सबसे पीक पे यहीं पर होता है। जो लेटर सेंसरी मोटर स्टेज होती है, आप कह सकते हैं 1.5 से 2 ईयर्स तक का बच्चा जो है काफी करता है, ठीक है। हाथ से एक्टिंग करके दिखा देगा कि मम्मी ऐसे रोटी बनाती है, ठीक है, या फिर आपको कहेगा कि आप बैठो मैं रोटी बना के दिखाऊंगा इस तरह से, जिस तरह से मम्मी बताती है। अपने आप से भी कर सकता है और या कोई पूछे तो भी कर सकता है, ठीक है। वो बच्चे के दिमाग पर है, उसको ध्यान आ गया कि ठीक है मम्मी ऐसे करती है, तो वो करना स्टार्ट कर देता है। तो ये चीजें हैं, तो ये स्टार्ट होती है आपकी सेंसरी मोटर स्टेज से, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पियाजे proposed that pre-operational children are unable to conserve, ठीक है, कि जो प्री ऑपरेशनल बच्चे होते हैं, जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के जो बच्चे होते हैं, वो संरक्षण नहीं कर पाते हैं। He attributed this inability to which one of the following factor, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, ये पूछा है कि अगर वो संरक्षण नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, वो कंजर्व नहीं कर पा रहे हैं चीजों को, ऑब्जेक्ट्स को, तो मतलब ये किस चीज को दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 है इनएबिलिटी ऑफ हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग, पर्सनल फेबल, इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट, लैक ऑफ हाई लेवल एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, ठीक है। तो फटाफट से इसका आंसर आप करिए, ठीक है। तो देखिए जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट। देखिए जो कंजर्वेशन है, ठीक है, कंजर्वेशन की बात करूं तो इसका मतलब होता क्या है, इसका बेसिकली वही है कि अगर कोई चीज बच्चे के सामने रखी है, ठीक है, आपने उस चीज में बच्चे के सामने फेर बदल कर दिया, ठीक है। एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, वो उसी से समझाती हूँ। सपोज यहाँ पर एक ग्लास था, ठीक है, यहाँ पर एक ग्लास था, ग्लास से जो है कटोरी के अंदर पानी डाल दिया, ठीक है, आपने बच्चे के सामने डाला आपने, ठीक है, लेकिन बच्चे ने क्या किया कि देखा कि हाँ भाई पानी तो यहीं डाला जा रहा है, लेकिन अगर आप बच्चे से पूछेंगे प्री ऑपरेशन चाइल्ड से, तो बताओ पानी की मात्रा में कम हुई, ज्यादा हुई कि कुछ नहीं हुआ, तो बच्चा कहेगा पानी तो कम हो गया, ठीक है, क्योंकि ये चौड़ी है, चौड़ाई पर उसका फोकस नहीं रहेगा, लेकिन ये सोचेगा कि ग्लास तो लंबा था ना, तो ग्लास से पानी गया यानी कि ग्लास लंबा था लेकिन छोटा हो गया यानी कि पानी भी कम हो गया, तो बच्चा कहेगा पानी कम हो गया। मतलब मोस्टली प्री ऑपरेशनल चाइल्ड ऐसा कहेंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि बच्चा जो है कंजर्व नहीं कर पा रहा है, वो ये नहीं देख पा रहा है कि उसके सामने जो चीज हुई है उसमें ना कुछ घटाया गया है ना कुछ बढ़ाया गया है, फिर भी जो अमाउंट है वो सेम ही होगा, वो ये चीज नहीं देख पाता है। और ये इसीलिए नहीं देख पाता क्योंकि उसमें इरिवर्सिबिलिटी नहीं होती है, वो पलटकर इस प्रोसेस को नहीं देख पाता है कि ये पानी आया कहां से है। जब वो सोचेगा ना, उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो उसकी जो सोच है सिर्फ इस बर्तन तक सीमित रह जाएगी, वो यहाँ पर नहीं देखेगा, ठीक है। दूसरी चीज, वो इस पर इसकी डायमेंशन पर फोकस नहीं करेगा कि अगर ये लंबा है तो भाई ये जो है आपका ये चौड़ा है, ठीक है, वो इन चीजों पर फोकस नहीं कर पाता है। तो यही होता है कंजर्वेशन। ओके, तो कंजर्वेशन के 2 पार्ट होते हैं, एक तो होती है रिवर्सिबिलिटी और एक होता है आपका सेंटरेशन, ठीक है, ये 2 चीजें होती है कंजर्वेशन के अंदर। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग हो गया, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग हो गया, ये सब आपके फॉर्मल ऑपरेशनल के पार्ट हैं, ठीक है, तो ये ऑप्शंस नहीं होंगे।
क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं ये भी बता देना, ठीक है। आई होप कि थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल मैंने दिया है आज, और खैर पियाजे पर डिफिकल्ट क्वेश्चन बनते हैं और आसान भी बनते हैं। पिछले साल जो आपके केवीएस में पूछा गया था बहुत इजी क्वेश्चन था, वैसे तो जस्ट ये बताना था कि स्टेजेस से मैच करना था। और केवीएस पीआरटी का पेपर भी हम जल्दी डिस्कस करेंगे, ठीक है। थोड़ा टाइम दीजिए, चीज़ों को थोड़ा सा सेटल होने में टाइम लगता है, ओके। तो अभी तो जस्ट शुरुआत है, अभी से अगर ये कहोगे कि ये भी करा दो, वो भी करा दो, वो भी करा दो, फिर ना सब मैसअप हो जाएगा एकदम से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेजर डिफरेंस बिटवीन द पर्सपेक्टिव ऑफ वाइगोत्स्की एंड पियाजे पर्टेन्स टू, मतलब मेजर डिफरेंस क्या है वाइगोत्स्की और पियाजे की थ्योरी में, ये आपको बताना है। द क्रिटिक ऑफ बिहेवियरिस्टिक प्रिंसिपल, कि भाई दोनों ने जो है व्यवहारवाद की आलोचना की है, ठीक है, ये बताना है आपको, मतलब ये हो सकता है। द रोल ऑफ प्रोवाइडिंग ए नर्चरिंग एनवायरनमेंट टू चिल्ड्रन, मतलब बच्चों को जो है पालन पोषण का परिवेश जो है उपलब्ध, मतलब बच्चों को एक नर्चरिंग, मतलब उनकी पालन पोषण जो है अच्छे से होना चाहिए, ठीक है। देयर व्यूज अबाउट लैंग्वेज एंड थॉट, उनके जो भाषा और चिंतन के बारे में विचार थे। देयर कंसेप्शन ऑफ चिल्ड्रन एज एक्टिव कंस्ट्रक्टर ऑफ लर्नर, यानी कि जो भी उनकी सोच थी कि भाई बच्चा जो है एक्टिव होता है कि पैसिव होता है, इसमें डिफरेंस था। मतलब ये पूछा है कि डिफरेंस किस में है, ठीक है। इनमें जो है हो सकता है कि ये दोनों इस पे ना एक मत हो सकता है कि इसमें इनमें डिफरेंस हो, इसमें इनमें डिफरेंस हो, या इसमें इनमें डिफरेंस हो। तो आपको ये बताना है कि पियाजे और वाइगोत्स्की में जो है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है उस पे उन दोनों के विचार नहीं मिलते थे, आपको ये बताना है, ठीक है। तो फटाफट आंसर करो इस क्वेश्चन का। देखो जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ये मैंने आपको पहले डिस्कस कर लिया है। ऑब्वियसली मैं फिर से वही बात कहूंगी ना, अब जितने लोगों ने पहला ध्यान से सुने होंगे पहले जो क्वेश्चन में वाइगोत्स्की पियाजे की किए हैं, तो वो इस क्वेश्चन को आराम से आंसर कर पा रहे होंगे, ठीक है। फिर कुछ बच्चों को लग रहा होगा ये तो बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन हो गया। अरे भाई आपने अभी तो सीखा है ना, मतलब ये डिफरेंस अगर आपको पता है तो ये क्वेश्चन अगर कभी भी आएगा तो ऑब्वियसली आप कैपेबल होंगे उस चीज को बताने में। तो देखिए लैंग्वेज थॉट पर मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि लैंग्वेज और थॉट पर दोनों के विचार बिल्कुल नहीं मिलते थे। वाइगोत्स्की ने लैंग्वेज को बहुत इंपॉर्टेंट रोल दिया, लेकिन पियाजे ने इसको बिल्कुल इंपॉर्टेंट रोल नहीं दिया। उन्होंने कहा कि लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है वो आपके थॉट प्रोसेस को नहीं जगाता एक तरह से, लेकिन वाइगोत्स्की कहते थे नहीं, लैंग्वेज है जो आपके थॉट प्रोसेस को इंक्रीज कर देता है, ठीक है, उन्होंने ये बोला था। तो इस पर जो है दोनों के विचार नहीं मिलते थे, ओके। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है, the teacher noticed that Pushpa cannot solve a problem on her own. However, she does so in the presence of adult or peer guidance. This guidance is called, ठीक है। तो देखो पुष्पा जो थी अपने आप प्रॉब्लम सोल्व नहीं कर पा रही थी, लेकिन वो कर पा रही है किसी अडल्ट की और पीयर की गाइडेंस में। मतलब अडल्ट मतलब कोई वयस्क हो सकता है और पीयर मतलब कोई साथी हो सकता है, ठीक है। उन्होंने मार्गदर्शन दिया तो वो इस स्थिति में ऐसा कर पा रही थी। तो इस गाइडेंस को हम क्या बोलेंगे, ये आपको आंसर करना है। तो फटाफट इसका आंसर करो। प्री ऑपरेशनल थिंकिंग बोलेंगे, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बोलेंगे, लेटरलाइजेशन बोलेंगे, या फिर स्कैफोल्डिंग बोलेंगे। फटाफट से बताओ इसका आंसर, ठीक है। देखिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसको हम बोलते हैं स्कैफोल्डिंग, ठीक है। इसको हिंदी में मचान भी बोलते हैं शायद, और सहारा देना, जो भी आप सही समझे। तो स्कैफोल्डिंग जो है देखो यहाँ पर आपको कंफ्यूजन शायद जेडपीडी में कई लोगों को हुआ होगा, तो मैंने अगर आपको देखिए जेडपीडी का मतलब क्या है ये समझा देती हूँ। मैंने शायद लास्ट वीडियो में भी समझाया था, मुझे याद नहीं है समझाया था कि नहीं समझाया था, बट शायद समझाया था क्योंकि काफी दिन पहले रिकॉर्ड की थी ना, तो याद नहीं है, ठीक है। जेडपीडी होता क्या है, ये बच्चा है, ठीक है, ये इसके बाहर का जोन है, और ये ऐसा जोन है जहां पर बच्चा, ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है, जो सबसे आउटर एरिया है ना, दिस इज वेरी डिफिकल्ट टास्क एरिया, ठीक है। यहां तक बच्चा पहुंच ही नहीं सकता है, क्योंकि अगर आप कहेंगे बच्चे, छोटे से बच्चे को आप बहुत बड़ी चीज करने को बोल देंगे, सपोज सेकंड क्लास के बच्चे को 10th क्लास का काम करने को बोलेंगे, तो वो इस जोन तक तो पहुंच ही नहीं सकता ना। तो ये जोन तो आउट ऑफ कवरेज एरिया लगा लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद तो ये चाइल्ड, यहाँ तक बच्चा जो है सब कुछ कर सकता है अपने आप पे, ठीक है, सब कुछ कर सकता है। अब ये जो बीच का जो खाली जोन है ना, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अगर किसी पीयर ने थोड़ी सी हेल्प कर दी इसको, तो ये बच्चा यहाँ तक पहुंच सकता है, बिल्कुल यहाँ तक पहुंच जाएगा, ठीक है, मतलब थोड़ी सी हेल्प के साथ। तो दिस इज कॉल्ड द जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। ये जो एरिया है इसको हम जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट बोलेंगे। लेकिन जिस शख्स ने इसको हेल्प किया है, जिस इंसान ने इस बच्चे को हेल्प किया है, उसने क्या किया है, उसने जो गाइडेंस दी है वो गाइडेंस क्या है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। तो वो उस गाइडेंस को हम स्कैफोल्डिंग बोलते हैं, ठीक है। ये तो आपका जोन है,
इसमें ये नहीं पूछा कि इस लेवल को क्या बोलेंगे, इसने पूछा है कि उस गाइडेंस को क्या बोलेंगे, ठीक है, उस मार्गदर्शन को क्या कहते हैं। तो इस मार्गदर्शन को हम स्कैफोल्डिंग कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर जोन की उसके लेवल की बात नहीं की गई है, यहाँ पर ये कहा कि भाई वो पहुंच गया, ठीक है, किसी ने उसकी हेल्प करी और वो पहुंच गया, तो भाई ये गाइडेंस किस तरह की गाइडेंस थी, तो ये स्कैफोल्डिंग बोला जाता है इसको, ठीक है। बस ये चीज आपको याद रखनी है, ये मेजर डिफरेंस है, थोड़े से क्वेश्चन इसमें डिफिकल्ट इसी से बन जाते हैं, ठीक है। और अपना स्कोर जरूर मुझे कमेंट करना, मैं देखती हूँ आज जो है कितना स्कोर एवरेज आप लोग कर पा रहे हैं ना, फिर क्वेश्चन का थोड़ा जजमेंट हो जाएगा कि इजी था कि डिफिकल्ट था कि मॉडरेट था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज ऑफ मेंटल डेवलपमेंट इज, ठीक है। तो भाई फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज की मेंटल डेवलपमेंट में जो फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज है, यहाँ पे कॉग्निटिव डेवलपमेंट समझ लो इसको, ठीक है। तो उसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, इनमें से ये बतानी है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक पूछिए, ठीक है। मुख्य विशेषता क्या है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की, अगर हम सही बात करें तो, ठीक है। फटाफट से आंसर कीजिए 9th क्वेश्चन का। तो देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, ठीक है। अमूर्त चिंतन जो है वो स्टार्ट हो जाता है, स्टार्ट होकर पीक पर भी पहुंचता है इस स्टेज में। 11+ ईयर्स की बात यहाँ पर हो रही है, 11 साल से बड़ा बच्चा जो होता है वो फॉर्मल ऑपरेशन में आता है, यानी कि पियाजे के द्वारा जो चौथी स्टेज बताई थी उसके अंदर होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर बच्चा जो है केवल कंक्रीट यानी कि मूर्त चीजों को ध्यान में रखकर नहीं, बल्कि अगर आप उससे ऐसी भी चीजें पूछ लेते हैं जो उसने कभी सुनी ना हो, जो उसने कभी देखी ना हो, उनके बारे में भी बच्चा सोच सकता है। अमूर्त चिंतन होता क्या है, देखिए एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का मतलब ये है कि ऑब्वियसली जो चीज आपके सामने मूर्त रूप से नहीं उपस्थित है, जो आपकी कंक्रीटली आपके सामने प्रेजेंट नहीं है, वो सारी चीजें आपकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में चली जाती है ना। उन चीजों के बारे में भी आप अगर सोच रहे हैं तो दैट मीन्स यू आर थिंकिंग अबाउट मतलब एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स, ठीक है, जो मतलब प्रेजेंट ही नहीं है आपके सामने, ठीक है। कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपने कभी देखा नहीं है, कभी सुना नहीं है, उन चीजों के बारे में भी आप सोच पा रहे हैं, या फिर कोई चीज आपके सामने प्रेजेंट नहीं है उसको दिमाग में लेकर आप कर पा रहे हैं, इसको भी हम एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे एल्जेब्रा होता है, ट्रिग्नोमेट्री होती है, इन सब में आपको ज्योमेट्री हो गई, इन सब में आपको एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की बहुत इंपॉर्टेंट मतलब इंपॉर्टेंस होती है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की। तो सबसे ज्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यही है फॉर्मल ऑपरेशन का कि यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो है वो डेवलप हो जाती है। ओके, अब हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। Which of the following is based on Vygotsky's social cultural theory, ठीक है। तो इनमें से कौन सा जो है ये बताना है आपको कि सोशल कल्चरल थ्योरी जो वाइगोत्स्की की थी उस पर बेस्ड है, ठीक है। 4 चीजें दी हुई हैं, तो इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो इन वाइगोत्स्की की सोशल कल्चरल थ्योरी के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। फटाफट से आंसर करो। ऑप्शन नंबर ए ऑपरेशनल ऑपरेंट कंडीशनिंग, ठीक है, सक्रिय अनुकूलन, रेसिप्रोकल टीचिंग पारस्परिक शिक्षण, उसके बाद कल्चर न्यूट्रल कॉग्निटिव डेवलपमेंट, या फिर इनसाइट लर्निंग। तो देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा रेसिप्रोकल टीचिंग, ठीक है। ये टीचिंग बेसिकली रीडिंग के लिए होती है, पठन के लिए कह सकते हैं इसको, रीडिंग डेवलपमेंट के लिए होती है। और इसमें जो है बच्चे एक ग्रुप में बैठकर पढ़ते हैं, ठीक है। टीचर उनको समझाता है, बीच बीच में हिंट्स देता है, क्यूज देता है, और मतलब एक तरह से टीचर यहाँ पर स्कैफोल्ड करता है। जो पिछला क्वेश्चन हमने देखा था ना स्कैफोल्डिंग वाला, तो स्कैफोल्ड करता है, वो बच्चों को प्रॉम्प्ट्स देता है, क्यूज देता है, और उनको टेक्स्ट जो है वो रीड करने में, उनको क्वेश्चन करने में, उनको आंसर करने में, कॉम्प्रीहेंशन में, ठीक है, पठन में हेल्प, बेसिकली रीडिंग एक्टिविटी होती है एक तरह की, ठीक है, रेसिप्रोकल टीचिंग, ठीक है। तो ये वाइगोत्स्की ने मतलब इनकी थ्योरी से रिलेटेड है रेसिप्रोकल टीचिंग, ठीक है। ऑपरेट कंडीशनिंग तो होगा नहीं, आपको पता है बिहेवियरिज्म से है। कल्चरल न्यूट्रल मतलब कि कल्चर का रोल ही नहीं है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, ये यहाँ पर ये मतलब था इसका। संस्कृति निरपेक्ष का मतलब है कि संस्कृति के बिना जो है संज्ञानात्मक विकास, तो ऑब्वियसली वाइगोत्स्की जो है कल्चर को सपोर्ट करते थे, तो ये तो हो ही नहीं सकता। फिर इनसाइट लर्निंग भी इनका नहीं था, इसकी एक अलग से थ्योरी है इनसाइट लर्निंग की, ठीक है। तो गाइज इसका सही ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और मुझे कमेंट करके जरूर बताना आपने कितना स्कोर किया है। मतलब ऑब्वियसली कमेंट का रिप्लाई नहीं कर सकती आपके हर कमेंट का, लेकिन देखती जरूर हूँ, एक बार एक लुक जरूर लेती हूँ कि कितने बच्चों को कितना आ रहा है और मतलब एवरेज स्कोर जो है वो कितना रह रहा है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिए, ठीक है। और दूसरी चीज यही कहूंगी कि थोड़ा सा हमें स्पेस भी दीजिए, थोड़ा सा हमें भी मतलब प्लानिंग का टाइम दीजिए, हम भी मतलब पेशेंस रखिए थोड़ा सा, है ना। अगर आपको लगता है कि बहुत इजी क्वेश्चन है, तो अगर आपने प्रैक्टिस भी कर ली इजी क्वेश्चन तो क्या हो गया, आपको रिवाइज हो गया, है ना। मतलब हर चीज में थोड़ी सी पॉजिटिविटी ढूंढिए। और मैं तो यही कहूंगी कि मेरी कोशिश यही है कि आपको अच्छे क्वेश्चंस कराए जाएं, वो भले ही ईजी हो या डिफिकल्ट हो,
इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपको एक्सप्लेनेशन कैसा मिल रहा है, आपके कंसेप्ट कितने क्लियर हैं, जजमेंट हो रहा है ना आपका, आपके लिए इजी है मुश्किल है, वो तो देखो कुछ लोगों के लिए बहुत इजी हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो सकते हैं, है ना। तो मैं कोशिश करूंगी कि पेपर का लेवल जो है, मतलब ये जो आपका 10 क्वेश्चन का एक तरह से टेस्ट कह सकती हो, एमसीक्यू कह सकती हो, इनका लेवल थोड़ा मॉडरेट हो, ना ज़्यादा ईजी हो ना ज़्यादा डिफिकल्ट हो, थोड़े से चैलेंजिंग हो आपके लिए, ठीक है। तो ये कोशिश मेरी हमेशा रहेगी। ओके, कई बार ऐसा हो जाता है कि बहुत सारा ईजी चले जाते हैं, तो उसमें भी माइंड मत किया करो, सोचो कि आज कोई नहीं, आज आसान दिन था, है ना, आज कट गया आसानी से। किसी दिन बहुत हैक्टिक हो जाता है, किसी दिन बहुत ईजी जाता है, तो वो वाली थिंकिंग डेवलप करो। और बस आप सभी को बेस्ट विशेस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग जोरावर क्लासेस।